गुड मॉर्निंग, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। वीडियो में रहेंगे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए आशीष बहेती और प्रकाश काबा जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। मार्केट फंडामेंटल पर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा से होगी बातचीत और GM फाइनेंशियल सर्विसेज के फंड मैनेजर आशीष चतुर्मोहता से समझेंगे बाजार का एक टेक्नो फंडा नज़रिया। लेकिन पहले बात करते हैं बाजार की। निफ्टी थोड़ी सी रिकवरी डे लो से, लेकिन अभी भी नेगेटिव में है, करीब करीब 40 पॉइंट। बैंक निफ्टी जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा रिकवरी के मोड में है। आज फिर कोशिश कर रहा है एक बार ग्रीन में आने की बैंक निफ्टी। अब सिर्फ 5-6 पॉइंट ही नीचे रह गया है। मिड कैप इंडेक्स में ग्रीन में आया बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में अभी भी 550 पॉइंट यानी कि 1% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी और एडवांस डिक्लाइन अभी भी खराब, ऑलमोस्ट 1:3 का। जहाँ तक बात है इंडेक्स स्टॉक्स की, अगर आप बात करें गेनर्स की, क्योंकि वो कम है, उसमें क्लियरली जो स्टॉक स्टैंड आउट कर रहा है वो है रिलायंस। और अब रिलायंस आ गया है डे हाई पर और करीब करीब 1.5% ऊपर 1259 पर रिलायंस का स्टॉक ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। एक्सिस बैंक एक और स्टॉक है जहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है और कोटक महिंद्रा बैंक ये एक तीसरा स्टॉक है जो अभी डे हाई पर आया। लेकिन वीकनेस कहाँ पर है इंडेक्स स्टॉक्स में? सबसे ऊपर ट्रेंट 2.5% नीचे, लेकिन अगर इंडेक्स के इम्पैक्ट की बात है तो इन्फोसिस करीब करीब 1% नीचे और HDFC बैंक करीब करीब 0.5% नीचे। बेसिकली ये स्टॉक्स हैं जो मार्केट पर इस समय प्रेशर डाल रहे हैं। जहाँ तक F&O स्टॉक्स की बात है, आज काफ़ी मिनी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। डिक्सन टेक 6%, कल्याण ज्वेलर्स 6%, पेटीएम 4%, ये आज के बड़े लूजर्स F&O में। और एक्ल फाइनेंशियल यहाँ पर भी करीब करीब 3.5% की गिरावट। CDSL, कैम्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ गिरावट है। और अपसाइड में है आपका मैक्स हेल्थ केयर 2% ऊपर, आज ये सुबह गाबा सर की पिक थी। डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर अच्छे गेंस हैं करीब करीब 2%। और पेट्रोनेट LNG में एक बाइंग आ रही है। पेट्रोनेट का चार्ट देखते हैं। इनफैक्ट पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस जो है वो बजिंग है। एक बार ऑयल एंड गैस इंडेक्स देखते हैं। मेरे ख्याल से इकलौता इंडेक्स होगा जो अभी डिसेंट गेंस के साथ ट्रेड कर रहा होगा। जी हाँ, इस समय करीब करीब 1% के गेंस के साथ ये इंडेक्स ट्रेड करता होगा। बीरो जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी, अगर आप देखें तो अब तक की समरी। और अब आते हैं ट्रेड्स पे। आशीष बहेती, प्रकाश काबा पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और रचना वैद्य जी और रुचित अपना एक नया ताज़ा नज़रिया लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। रचना जी सुप्रभात, क्या पिक कर रही हैं या फिर इस वोलेटिलिटी में अभी थोड़ा साइडलाइन पे बैठना भी अच्छा होगा? रणनीति क्या है आपके? दो ट्रेड्स आपके। साइडलाइंस पर बैठने में कोई बुराई नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो अगर आप नहीं कर सकते तो, जैसे कि रैलीज के फेलियर्स पे शॉर्ट नहीं कर सकते तो, और अगर ट्रेड लेना है तो अपॉर्चुनिटीज काफी है। जहां पे सुबह वीकनेस के बाद थोड़ा सा पुल बैक आया है, वहां पे मेरे हिसाब से ये पुल बैक अब जल्दी से फेल होना चाहिए। जैसे कि एंजल वन में सुबह एक गिरावट आई थी जिसके बाद थोड़ा सा ग्रीन बार्स दिखे। अभी ये 2692 पे है जैन फ्यूचर्स। अगर ये काउंटर 2730 के स्टॉप लॉस को होल्ड करेगा तो डाउन साइड पे फिर से नीचे जाना चाहिए और पहला टारगेट होना चाहिए 2645 और उसके बाद 2600 के टारगेट के लिए ये दोबारा से गिरना चाहिए। तो एंजल वन इज वन ऑफ द शॉट्स दैट आई वुड लाइक टू गिव। और उसके अलावा जो दूसरा काउंटर जिसकी मैं बात करूंगी दैट शुड बी पॉलिसी बाजार में अच्छी खासी गिरावट है और यहाँ पे डाउन साइड पे सपोर्ट काफी दूर है। तो यहाँ पे 2034 पे है फ्यूचर्स। अगर ये 2060 के स्टॉप लॉस को होल्ड कर जाएगा, 2060 के नीचे रहेगा, तो डाउन साइड पे ये 2000 और 1980 की तरफ जा सकता है फ्यूचर्स। ओके, PV इन्फोटेक में आपका एक कॉल 13,000 शेयर्स में जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, 0.5% यहाँ पे हुआ है, बिल्डअप हुआ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेड्स को पिक करते हैं और PV इन्फोटेक लगभग 2034 पे। आशीष बहेती जी, आपका ट्रेड, आपके दो ट्रेड्स। में सेलिंग की सलाह रहेगी। फ्रेश ब्रेकडाउन देखने मिला है, स्टॉक 220 डेमा से आज गिरता हुआ देखने मिला और हमें लग रहा है यहाँ पे गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 1760 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह है। 1700 का पहला टारगेट और 1680 के दूसरे टारगेट के लिए। वोल्टास दूसरा जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है वो कैम्स का, यहाँ पे भी गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है। तो CAMS में बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4820 का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे में हमें लगता है कि इसमें 4600 तक का भी जोन देखने मिल सकता है।
ओके, कैम साहब का शॉर्ट कॉल है। आशीष जी का पर्सपेक्टिव यहाँ नज़रिया बाजार को लेकर अभी काफ़ी नकारात्मक है। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे मंदी खेलने का वो एक कहीं ना कहीं विकल्प तलाश रहे हैं। रुचित, सुप्रभात। आपके आज के दो ट्रेड्स क्या होंगे, सौदे क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? जी वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो ट्रेड्स है मेरे, दोनों ही खरीदारी साइड है। प्राइमरली मैं ऐसे ही स्टॉक्स देख रहा हूँ कि जहाँ पे पिछले 1-2 हफ्ते में एक अच्छा ब्रेकआउट आया और इस पुल बैक मूव में वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है। तो उनमें से एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस। पिछले हफ्ते आप अगर गुरुवार की ट्रेडिंग सेशन में आपको ध्यान होगा तो एक सिग्निफिकेंट अपमूव ये स्टॉक में मिला था एक ही दिन में, जहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेकआउट दिए थे काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ। अब मार्केट के साथ साथ लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में नीचे स्टॉक थोड़ा पुल बैक मूव हुआ है, बट जैसे वॉल्यूम्स प्राइस ऊपर जाने पे हो रहे थे वैसे पुल बैक मूव में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिल रही है ये पुल बैक मूव में बजाज फाइनेंस में करंट लेवल्स पे। 71-70 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 76-40 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। और सीमेंट स्पेस में से जेके सीमेंट एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है जो टेक्निकली अच्छा लग रहा है। सिमिलर सेटअप्स यहाँ पे भी कल के सेशन में इनफैक्ट इधर एक ब्रेकआउट आया था ट्रेंड लाइन का और आज उसको फिर से रीटेस्ट कर रहा है। सो दोनों ही स्टॉक्स ऐसे ही पैरामीटर्स है कि जहाँ पे राइज अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स से और करेक्शंस में कम वॉल्यूम्स है, पिछले ब्रेकआउट्स को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो जेके सीमेंट में 4700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 4920 के टारगेट्स के लिए। चलिए अब चलते हैं गावा सर के पास। गावा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। आपकी दो पिक्स? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मुझे पसंद है कोलगेट में डिफेंसिव बेट है, 2771 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 2750, करीब 20-21 रुपए का। ऑन द अपसाइड टारगेट है 2820 कोलगेट, यस लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो पसंद है उसमें जो एनर्जी नजर आती है वो है बर्जर पेंट पर। ट्रेड कर रहा है 456 और टाइट स्टॉप बिलो 453, सिर्फ 3 रुपए का, ज्यादा नहीं। अपसाइड टारगेट 460-65 ये जोन है, वहां तक जा सकता है बर्जर पेंट। बजर पेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म की बात करते हैं मार्केट के लिए। और हमारे साथ अब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। नववर्ष की शुभकामनाएं। ये इस साल की हमारी पहली इंटरेक्शन है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नववर्ष की। बताइए कैसा व्यू है आपका इस मार्केट को लेकर, इतनी जहाँ पर हमने पिछले 3 महीने में इतनी ज़्यादा वीकनेस देखी है और इतनी ज़्यादा करेक्शन, वो भी एक ब्रूटल कुछ स्टॉक्स में। व्यू क्या रहेगा आप? नमस्कार अनुज, और आपके व्यूअर्स को भी 2025 की बड़ी शुभकामनाएं। देखिए, हम अगर पिछले 3 महीने में देखें तो ऑफ कोर्स करेक्शन हुई है। निफ्टी भी करीबन 8% डाउन है पीक से, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि जो रेजिलियंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है वो हमें ब्रॉडर मार्केट में दिख रही है। सो जब हम पिछले साल की भी बात करें तो निफ्टी ने 8-9% रिटर्न दिया था, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस हैं उन्होंने करीबन 25% रिटर्न दिया था और अब थोड़ा करेक्शन हो रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ द वॉलेटिलिटी, इन स्पाइट ऑफ द करेक्शन, जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें काफी रिटर्न्स की संभावनाएं हैं, स्टॉक पिकिंग की काफी स्कोप है। हाँ, जैसे हम 2025 एंटर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी बड़ी है कंपेयर टू 2-3 मंथ्स अगो। एक तो वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो यूएस में जो इन्फ्लेशन का बढ़ रहा है और हमने देखा कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं वो कल ऑलमोस्ट 4.7 पे पहुंच गए हैं, वो काफी हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है कि जैसे जैसे यूएस लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी और जो यूएस रेट कट एक्सपेक्टेशंस हैं वो शायद पीछे पीछे हो रहे हैं, और या तो लगता है कि रेट हाई रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहेगी। और हमने देखा है जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए वो FII फ्लोज के लिए टेम्पररीली नेगेटिव होता है। तो एक ये हेडरूम में हेडविंड में कहूंगा, जो रिस्क फैक्टर जो है वो मेरे ख्याल से 1-2 महीने में बढ़ गया है। दूसरा रिस्क फैक्टर ये है कि जो ट्रंप अब इनॉग्रेशन के सेकेंड वीक में जो इनॉग्रेशन होगी ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो उसके बाद जो इमीडिएटली क्या टैरिफ वगैरह पे एक्शन लेते हैं उससे भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि इंडिया के लिए वैसे ब्रॉड मार्केट, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन थोड़ी मैं कहूंगा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं। तो इस समय पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए? किस तरीके से आप कहेंगे कि लोग
अब इस साल में किन थीम्स को बैक करें? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करें। थीम्स पोर्टफोलियो में फिर क्या Themes. रखें, क्या क्या थीम मेन होंगी इस साल? हाँ, हाँ, डेफिनेटली थीम्स में मैं ये कहूंगा कि अभी भी इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेशन हो रही है और इकोनॉमिक माइग्रेशन होती है, जब इन टर्म्स ऑफ इनकम लेवल्स, इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशंस, तो अभी भी मैं कहूंगा कि जो इन डेमोग्राफिक लिंक थीम्स है वो सबसे ज्यादा हमें विजिबल दिख रही है। और सेकंड, जो गवर्नमेंट फोकस एरियाज हैं वहां पे भी मैं कहूंगा अभी भी थीम बरकरार रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल डेमोग्राफिक्स में हम देखें तो जो प्रीमियम आइटम्स हैं उसकी कंजम्पशन अभी भी स्ट्रांग है। तो चाहे कि होटल्स हो, एयरलाइंस हो, हाई एंड कार्स हो, हाई एंड बाइक्स हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म लिंक्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, ड्यूरेबल्स है, अप्लायंसेज है। तो वो जो प्रीमियम आइटम्स है वहां पे मेरे ख्याल से विजिबिलिटी अभी भी रहेगी, क्योंकि ये नेचुरल इनकम लेवल माइग्रेशन की जो है वो फिनोमिनन है। और इंडिया की हमें पता है कि पर कैपिटा कंजम्पशन ये सब आइटम है बहुत ही कम है, तो प्रीमियम कंजम्पशन मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा ये थीम। दूसरा है कि गवर्नमेंट जहां जहां फोकस करी, जैसे कि पीएलआई स्कीम्स में है, मैन्युफैक्चरिंग में खास करके हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, काफी सारी कैटेगरीज में पीएलआई इंट्रोड्यूस करी है, और ये पीएलआई की कैटेगरीज बढ़ती जा रही है, इंक्लूडिंग बैटरीज, रिन्यूएबल्स एक्सेट्रा। तो ये मेरे ख्याल से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, भले इतना बड़ा ना हो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट्स, बट दिस विल आल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ डिमांड एंड पॉजिटिविटी इन द स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। और थर्ड है जैसे कि डिफेंस, रेलवे, जहां पे एनीवे गवर्नमेंट की कैपेक्स चल रही है रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां भी मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। क्वेश्चन मार्क जो नॉर्मल कंजम्पशन है डिस्क्रिशनरी और एफएमसीजी में, वहां पे क्वेश्चन मार्क है, वहां पे हम अभी भी अंडरवेट रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट लिंक्ड जो सेक्टर्स हैं, रेलवे, डिफेंस एंड ऑल द अदर कैपेक्स, प्रीमियम कंजम्पशन और फाइनेंशियल मार्केट्स को जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स, एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, वो जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, ये थीम भी हमें अभी पॉजिटिव रहेंगे। ओके मैं अच्छा इस बीच मिहिर जी से इस वार्तालाप को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगा और आप बाज़ार को देखिए निफ्टी वहीं कम हुई है, लेकिन आज रिलायंस जो है वो विश्वान कर रहा है। जिसे कहते हैं ना पूरे बाजार का जो दर्द है ना वो अकेले ही लेता हुआ। लुक एट रिलायंस नाउ, 2% ऊपर, टॉप गेनर्स इन डेरिवेटिव्स में शामिल, 26 रुपये ऊपर, और रिलायंस जो है अब 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ और डिसाइसिवली 13 दिसंबर के बाद का हाईएस्ट लेवल, एक ऐसे समय जब निफ्टी आईटी 350 अंक नीचे, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा 125 अंक नीचे, और मिड कैप्स वाकई क्रैक हो रहे हैं। सो अकेले इस वक्त सिंगल हैंडेडली हमारे डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट करता हुआ रिलायंस। खैर मेहर जी, अब मैं आपसे अपने प्रश्न और उत्तर के क्रम को फिर शुरू करता हूँ। ये थोड़ा सा आपके व्यू को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो मेरे को मिल गया, लेकिन अभी वो सेक्टर्स जिनका सरोकार ग्लोबल मार्केट से है, यूएस की अर्थव्यवस्था से है, या फिर यूएस में जनरेट होने वाली डिमांड से है, उसमें हम दो चीज़ें रखते हैं, आईटी और फार्मा। इन पॉकेट्स पे आपका व्यू? फार्मा में बीते 2 महीने में स्ट्रेंथ रही है, आज भी स्ट्रेंथ है, और आईटी हालांकि आज बैकफुट पे है, लेकिन कंसिडरिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कारोबार संभालने के बाद, कार्यभार संभालने के बाद, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसा करेगी, वहाँ पे रेट कट्स और कितने होंगे, इन दोनों समीकरणों के मद्देनज़र इन दो सेक्टर्स पर आपका नजरिया? सो आईटी में हमारा व्यू बड़ी क्लियरली स्टॉक पिकिंग वाला व्यू है, इन द सेंस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई लेवल्स पे नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी एक साइज हो गई है और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ब्रॉडली स्पीकिंग सिंगल डिजिट या उस तरह की ग्रोथ रेट पे फोकस्ड है। स्मॉल कैप और मिड कैप आईटी कंपनीज में अभी भी काफी सारी कंपनीज है जहां पे दे आर टारगेटिंग नीश सेगमेंट्स और नीश स्किल्स के बेसिस पे काम कर रहे हैं, और क्योंकि उनका बेस स्मॉल है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, और ये कंपनीज एनीवेयर बिटवीन 15 to 20% कंपाउंडेड अर्निंग्स ग्रोथ दे सकती हैं टॉप लाइन के साथ। बट ओवरऑल अगर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ट्रंप मेक इन अमेरिका और प्रोटेक्शनिज्म की ओर जा रहे हैं, और उसकी वजह से अमेरिकन बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट करने का एनकरेजमेंट दे रही है। इससे ये भी हो रहा है और हो सकता है कि जो कॉर्पोरेट अमेरिका है
उसकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती है। और जब भी हमने देखा है कि कॉर्पोरेट अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती है तो आईटी की डिमांड बढ़ती है, तो ये एक पॉजिटिव हमें हो सकता है। मैं H1B का जो इश्यू है वगैरह उसको मैं ज्यादा नहीं मानता, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे लेबर चीप है और हमारी आईटी सर्विसेज यहाँ पे बैठ के भी डिलीवर कर सकती हैं ऑफशोर मॉडल में, तो उससे मैं ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ। बट इन जनरल अगर कॉर्पोरेट अमेरिका की स्पेंडिंग ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से इंप्रूव होगी तो ये इंडियन आईटीज को शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल हो सकती है। लॉन्ग टर्म में जो थ्रेट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की, वो मेरे ख्याल से 2 या 3 साल के बाद हमें दिखेगी। शॉर्ट टर्म में आईटी सर्विसेज को फायदा हो सकता है, और विद दैट जैसे हमने देखा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज हैं उसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स हमारे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और हम हमारे पोर्टफोलियो में काफी ओवरवेट है ये सेगमेंट में। और उसमें न सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स बट ओवरऑल हेल्थ केयर में भी काफी सारी स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। तो इसमें हम यूएस को सप्लाई करने वाली जेनरिक कंपनीज में भी पॉजिटिव हैं, सीडीएमओ करने वाली जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च करती हैं सीडीएमओ वाली कंपनीज, उसमें भी हम पॉजिटिव हैं। डायग्नोस्टिक्स एंड हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, ये सारे सेगमेंट में हमें अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, और हेल्थ केयर इन जनरल इसकी वजह से हम काफी पॉजिटिव हैं। हाँ, यूएस में स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से शायद हमें थोड़ी अनसर्टेनिटी आ सकती है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, बट स्ट्रक्चरली बिकॉज हम इतने क्रूशियल है सप्लाई चेन में यूएस की, मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो या तो सीडीएमओ कर रही है, या तो जेनरिक ड्रग सप्लाई कर रही है, या तो जेनरिक फॉर्मुलेशन सप्लाई कर रही है यूएस को, उनके लिए स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने आईटी को और फार्मा को कुछ हद तक कवर कर लिया। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप मेरे जी लग्जरी का जिक्र कर रहे थे, जिसमें आपने होटल्स को, एविएशन को रखा। मैं एक स्पेस और जेम्स एंड ज्वेलरी को रखना चाहूँगा। यहाँ पे टाइटन, जिसके पास मैं आपसे स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी जो है वो अपेक्षित नहीं है, नो डाउट आपकी वजह संभव भी नहीं है, बट जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस इस बीते हुए क्वार्टर के बाद और जिस प्रकार के अपडेट्स आए स्पेशली कल्याण की तरफ से, आपका टेक इस स्पेस में और क्या है? श्योर, तो जैसे आपने कहा कई कंपनीज ने गाइडेंस बिजनेस अपडेट दिए हैं एक क्वार्टर के, और नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं। एक फायदा जेम्स एंड ज्वेलरी को ये हो सकता है 2025 में, ये है कि 2024 में नंबर ऑफ वेडिंग्स काफी कम थी बिकॉज ऑफ सर्टन एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस एक्सेट्रा। 24 में नंबर ऑफ वेडिंग्स काफी कम थी, और उसकी लो बेस की वजह से भी हमें 2025 में उसका फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और जिस तरह से ग्लोबल इन्फ्लेशन वगैरह के कंसर्न्स हैं, गोल्ड पे व्यू तो वैसे भी पॉजिटिव ही है। तो हमने देखा है कि जैसे ही गोल्ड प्राइसेस अब जाते हैं, वो इन जनरल जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज को फायदा ही रहता है। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहेगी, एंड एक्सपोर्ट्स भी जो है वो अच्छे रहेंगे, मेरे ख्याल से जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए स्ट्रक्चरली जो जैसे हमने डिस्कस किया ये, क्योंकि ये प्रीमियम काइंड ऑफ सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, हमारा व्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगा। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सारी व्यूज़ शेयर करने के लिए। चलिए एक स्टॉक अब वापस रिविजिट करते हैं, एक बार लेकर आइए स्पंदना स्फूर्ति का शेयर वापस। कल से ये फोकस में बना हुआ है। सीएनबीसी आवाज़ पर कल 10 बजे के शो में सुशील केडिया ने इस पर एक बुलिश राय दी थी, और एक दिन में, एग्जैक्ट एक दिन में, कल इस समय से लेकर अब तक ये स्टॉक 34% भाग चुका है। क्या कहा था सुशील ने, आइए सुनते हैं। 5 बैगर 10 बैगर कॉल कौन सी होगी इस समय, जैसा बीएससी आपने 2 साल पहले बताया था, ऐसा कोई नोवेल आइडिया? स्पंदना फुर्ती फाइनेंस मेरे को लगता है, और कोई नई बात नहीं, पास्ट में भी 4 बैगर हो चुका है और फिर से पूरा पुल बैक दे दिया, तो हो सकता है स्पंदना फुर्ती फाइनेंस ये हो सकता है 300 वाला 1800 हो जाए, उसके लिए सिग्नल की वेट करेंगे। क्या पता नेक्स्ट वीक जब तक हमारी मुलाकात हो ये 5 बैगर की मूव ट्रिगर कर चुका हूं। आज 325, हाँ 10,000 रुपये नीचे था। सुशील केडिया साहब आए थे, बोले थे ये स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है, इस पे बातचीत हुई थी और ये इनफैक्ट 17-18% अब इस समय मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ओके, तो कल सर्किट लगाया इसने और आज फिर 14% ऊपर। सुशील जुड़ गए हमारे साथ।
सुशील, पहले तो कॉल आपकी शानदार रही। क्या पढ़ा ऐसा आपने चार्ट में, और जिन्होंने ले लिया अब वो ये बोल रहे हैं अगर 2 दिन में 35% मिल रहा है तो क्या बुक करें? तो अनुज, इसको थोड़ा सा मुझे विस्तार में बताने दीजिए। देखिए, मैं आशा करता हूं मेरी ये चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। स्पंदना स्फूर्ति की चार्ट है। पहली नंबर बात, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है। इवन इफ 5 बैगर का कॉल एक ट्रेडिंग बेट है। मेरे को चार्ट के सहारे एक्सप्लेन करने दीजिए। लिस्टिंग के समय से लेके ये जो पहला फॉल आया और उसके बाद ये सेकंड फॉल, ये एक जो करेक्टिव पैटर्न है, और ये रैली भी जो हुई है सिर्फ एक करेक्टिव पैटर्न है। इसमें कोई 5 वेव नहीं है। ये देखिए, ए बी और सी वेव हुआ। ये ए बी सी वेव इज नॉट ए बुल मार्केट पैटर्न। ये सिर्फ एक रैली है, जो रैली अधूरी है अभी। इस रैली का ये फॉल जो आ गया, तो ये था ए वेव, ये है बी वेव। अब एक फास्ट एंड फ्यूरियस मैं सी वेव को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 1600, 1700, 1800 जो भी बन जाए, ये एक्सपेक्टेशन है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ब्रह्मा जी की बोली हुई बात नहीं है। हम रिस्क ले रहे हैं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, अगर अब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं 5 बैगर में भी, तो ट्रेडिंग का पहला रूल है मुनाफे से दुश्मनी मत करो। तो किस चीज से दुश्मनी करो? घाटे से दुश्मनी करो। एक प्रॉफिट करने के लिए हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको शॉर्टर टर्म चार्ट दिखाऊं, इसकी आवरली चार्ट। तो जो इसका रियल ब्रेकआउट पॉइंट है वो ये वाली ब्लू वाली लाइन है। इस तरह के सीरियस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक वापस आसानी से पुल बैक दे सकता है। तो अगर ये देखिए, ये वेव 3 हो गई, यहां ये 4 आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैन नॉट रूल इट आउट। डिसाइसिव, क्या मैं डिसाइसिव हो सकता हूं कि भैया अभी मैं यहां टेक प्रॉफिट कर लूंगा तो 360 में मिल ही जाएगा? टाइप 1 टाइप 2 दो तरह के से एरर होंगे, दो में से एक एरर आपको करना ही पड़ेगा। टाइप 2 एरर इज अवॉइडेबल। तो मुनाफे से जो दुश्मनी अगर नहीं करनी है, तो बड़े से बड़ा ट्रेडर भी, जिसको कुछ लोग ऑपरेटर कहते हैं, वो पार्ट ऑफ द पोजीशन की टेक प्रॉफिट करता है। इतना बढ़ने के बाद भी स्टॉक अगर साइडवेज भाग रहा है, तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। 450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो कट गया तो आप आधी पोजीशन काट देना। और अगर 360-70 में वापस मिलने का नसीब होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा और अगर वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकल गया 460 के ऊपर, तो जो आज अभी टेक प्रॉफिट किया आपको मोमेंटम में चढ़ने के लिए दोबारा लेना पड़ेगा। इसलिए एक और जरूरी बात, क्योंकि आपके चैनल से बहुत बड़ी संख्या में नए नए लोग, जो मासूम लोग बाजार में आते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहस्य की बात है। जिंदगी में भी और इसीलिए शेयर बाजार में भी बिल्कुल लागू होगा, जो मीठा मीठा काम करेगा उसकी जिंदगी हमेशा नमकीन बनी रहेगी। ये जो मैं प्रॉफिट ले लूं क्या, मैं घुस जाऊं क्या, मैं निकल जाऊंगा क्या, जो छटपटाहट है, ये उनके लिए है जो बड़ा काम कर लेते हैं। और बड़ा काम बहुत मंझे हुए लोग भी नहीं करते हैं। वो ऑलरेडी इतने बड़े बन चुके हैं कि वो जितना भी बड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए सौदा मीठा ही है। तो अगर बड़ा इंसान बनना है शेयर बाजार में, तो बड़े लोगों की तरह सोचो। व्यापार हमेशा मीठा मीठा करो, हैसियत से बाहर, चादर के बाहर पांव नहीं फैलाओ। छोटे छोटे सौदे करोगे तो ये जो 20% 2 दिन में 20% और 30% बढ़ गया, जहां 500% बढ़ना है, ये 20% स्पंदना फुर्ती जैसे हाई रिस्क स्टॉक में निफ्टी के 2% के बराबर है। 500% फोकट में नहीं मिलेगा ना, इसी तरह की वॉलेटिलिटी में मिलेगा। 20-20% बढ़ गया, आपने मुझे दोबारा बुला लिया, अचानक 10% घट जाएगा तो क्या करोगे? तो हाईली रिस्की स्टॉक है, बहुत छोटी सी पोजीशन लेनी है और नियमों के साथ काम कीजिए। किसी की सुनी सुनाई बात पे काम नहीं करना है। ऑल राइट, चलिए अब एक काम करते हैं। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले ट्यूसडे आपसे वापस बात होगी। लेकिन बिल्कुल ये सुशील जी ने बात कही वो सही है। अब रिस्की स्टॉक है तो इसमें आप अपना रिस्क समझकर इन्वेस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और मार्केट पर टेक्नो फंडा नज़रिया समझाने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोहता जुड़े हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, मार्केट में कुछ साइंस हैं क्या कि कहीं तो सपोर्ट आएगा? ये तो कोई सपोर्ट नहीं। इनफैक्ट अब देखिए, बैंक निफ्टी 49,900 पर, निफ्टी 23,600 तोड़ने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, तो देखिए बाजार में एक थोड़ी सी वीकनेस हमें बनती हुई देखने को नजर आ रही है। और बैंक निफ्टी जहां पर पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली, अब आपने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो था वो करीब करीब 50,000 के आसपास का था, उसको भी बैंक निफ्टी अब तोड़ रहा है। और निफ्टी भी जो है वो कंटिन्यूसली, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोस को ब्रेक कर रहा है, बट एक इम्पॉर्टेंट जो हमें चीज़ समझ में आ रही है कि एवरी टाइम वी आर सीइंग अ रैली, वहाँ से हमें जो सेल ऑफ है वो काफ़ी
फास्ट देखने को नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए बहुत ही कंफर्टिंग सिचुएशन नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस में भी जो करेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा डीप हमें देखने को नजर आ रहा है। तो जो क्लियरली अभी तक के स्मॉल मिड कैप बाजार को ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे थे, उनमें भी अब कहीं ना कहीं रिलेटिव वीकनेस हमें देखने को नजर आ रही है। तो ऑल इन ऑल हम जो बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं वो देख रहे हैं 23,300 200 के लेवल। ये लेवल्स काफी क्रूशियल है मार्केट के लिए, और पर जिस तरह का बाजार का एक ओवरऑल ट्रेंड बना है उसको देखते हुए लगता है कि 23,200 300 के लेवल अगर से ब्रीच होते तो डेफिनेटली एक मार्केट के लिए थोड़े साइंस ऑफ वीकनेस क्रिएट करेंगे। हालांकि हम कोई बहुत बड़ी जंप इन वोलेटिलिटी नहीं देख रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा अभी इमीडिएट ग्लोबल इवेंट नहीं है जो ये बताया कि बाजार के अंदर में इमीडिएटली कोई बड़ा सेल ऑफ बनेगा। इनफैक्ट आप देखिए इंडिया विक्स भी मोटा मोटी आज के डेट में काफी स्टेबल है। तो इसको देखते हुए लगता है कि 23,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट एट द सेम टाइम ऊपर में भी बाजार में एक कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा, और जब तक बजट नहीं आता मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े अपसाइड बाजार के अंदर में बनेंगे। तो ये बाजार मुझे कंप्लीटली रेंज बाउंड लगता है बिटवीन 23,200 300 टू 24,200 ब्रॉडली 900 से 1000 पॉइंट की रेंज आने वाले कई दिनों तक बाजार में बनी रहेगी। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई बाजार की रेंज की। स्टॉक स्पेसिफिक कोई ट्रेड है क्या आपके पास? तो हम थीम्स पे प्ले कर रहे हैं काफी अनुज, और जो 3-4 थीम्स है जो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फार्मा में जैसे हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि ये जो स्पेस है काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे कि जो ग्लोबल एपीआई या सीडीएमओ का जो मार्केट है वो एस्टिमेटेड है ऑलमोस्ट $230 बिलियन का, और उसमें चाइना का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 65 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि मोटा मोटी 30% मार्केट शेयर रखता है। अब क्योंकि हम सुन रहे हैं कि जो एक जो काफी बात चल रही है बायोसिक्योर एक्ट और कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई की, तो वहां हमें लगता है कि इंडिया का जो एपीआई मार्केट है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो मोटा मोटी अभी $18 बिलियन के आसपास है, और ऑलमोस्ट 6 से 8% की पूरे ग्लोबल मार्केट का मार्केट शेयर रखता है। तो हमें लगता है ये स्पेस में काफी अच्छा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज पॉजिटिव रहेगी। अब अगर से यहाँ पर हम स्टॉक्स की बात करें तो लार्ज कैप में हमें सन फार्मा पसंद है। मिड कैप कंपनीज में अगर से हम जाएं तो पिरामल फार्मा जैसी कंपनीज या शिल्पा मेडिकेयर जैसी कंपनीज हमें काफी पसंद है। इवन लॉरस लैब जिसने पिछले कई सालों से कुछ खास यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली, हमें लगता है कि यहाँ पर भी अब ट्रैजेक्टरी में काफी एक इंप्रूवमेंट आता हुआ देखने को नजर आएगा। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज में भी बने हुए, पर फार्मा के अंदर में हमारा एक बहुत ही पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। दूसरा हमें अनुज जो हमें लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग साइकिल रहेगी वो इंडस्ट्रियल कंपनीज की रहेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंपनी में हमारा ये मानना है कि आने वाले 2 सालों में गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वो 12% और 11% की ग्रोथ दिखा सकता है 2026 और 27 में फाइनेंशियल ईयर में। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल यहाँ चलेगी, और इंडस्ट्रियल ऑर्डर बुक जो आप है वो आप देखेंगे आने वाले 4 सालों में मोटा मोटी 15% केगर यहाँ पर ग्रोथ देखने को नजर आएगी, जो कि पिछले मतलब आप समझे 13 से लेके 21-22 तक अगर से आप इसी ऑर्डर बुक को देखें तो ये 8% से ग्रो हुई थी, जहां पर हमें लगता है सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन देखने को नजर आएगा। उसका बेनिफिट पूरी केपेक्स रिलेटेड साइकिल में स्टॉक्स के अंदर में रहेगा, बट उसके लिए बजट का लोग वेट कर रहे हैं, बजट में किस तरह की कमेंट्री आती है, किन सेक्टर्स पे काफी फोकस होता है। बट डेफिनेटली मुझे लगता है केपेक्स साइकिल में अच्छा देखने को नजर आएगा, और उसमें एलएनटी हमारी एक टॉपिक रहेगी लार्ज कैप के अंदर में। और अगर से मिड कैप कंपनीज को प्ले करना है तो वहां पे हमें लगता है वायर्स एंड केबल्स में अपार इंडस्ट्रीज और केईआई इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी इस सेक्टर के अंदर में काफी बड़ा बेनिफिट दिखा सकती है। ओके आशीष, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीनवाइल मार्केट देखिए आप, बिल्कुल कोई भी रैली जहां फेल हो वहां पर सेलिंग काम कर रही है, और फिर से एक जो हल्की सी रैली बनी वो फेल हुई, और किस तरीके से फेल हुई देखिए। निफ्टी अब आ गया 23,580 पर, और बैंक निफ्टी 370 पॉइंट नीचे, और मिड कैप में एक बार फिर से काफ़ी करेक्शन है। तो काफ़ी सवाल होंगे आपके वीरू, और मैं अब आपसे अलविदा कहेंगे, और अगले शो के लिए कंचन मिश्रा ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर इस ब्रेक के तुरंत बाद मिलेंगे आपके साथ।